हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल के लिए कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इसमें हम सब देखेंगे कुल 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, यदि आप जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आते हैं, तो इस सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले बहुत सारा सेशन करवाया जा चुका है, आप सब प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। वहाँ पर यूपी के कंप्यूटर का मैराथन भी है, ठीक है। प्लेलिस्ट सबका अलग अलग बना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा कि MS एक्सेल में वी लुकअप मतलब वर्टिकली, वी मतलब तो वर्टिकली लुकअप का उपयोग वर्टिकल डेटा सर्च करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, आप सबको कई बार इसे बता दिए। एक होता है एच लुकअप, एक होता है एक्स लुकअप। एच लुकअप हॉरिजेंटल के लिए होता है, एक्स लुकअप वर्टिकली और हॉरिजेंटल दोनों के लिए होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि वी लुकअप केवल, देखिए यहाँ पर केवल लगा है, ठीक है, उसी कॉलम में डेटा को खोज सकता है जिसमें लुकअप वैल्यू मौजूद हो। बिल्कुल बात सही। देखिए वी लुकअप केवल उसी कॉलम में खोजता है ना जिसमें लुकअप वैल्यू मौजूद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए ई ऑप्शन पर लिखा नॉट। नॉट का मतलब नॉन ऑफ दीज, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। मतलब जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, सब में लास्ट ई पर इनमें से कोई नहीं। मतलब एकदम अपडेटेड पैटर्न आप सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए MS एक्सेल में वी लुकअप हमेशा वर्टिकल डेटा सर्च करता है और ये केवल पहले कॉलम में लुकअप वैल्यू को खोज सकता है, ठीक है। और 3 लुकअप होते हैं, आप सबको बता दिए, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि MS वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग एक ही पत्र को अलग अलग लोगों के नाम पते के साथ बनाने के लिए किया जाता है। मतलब MS वर्ड में एक फीचर्स आप सबको देखेगा मेल मर्ज का, ठीक है। इसका प्रयोग किस लिए होता है कि मतलब मेल करने के लिए, जो आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको सेंड करने के लिए मेल मर्ज किया जाता है। एक किस में होता है? MS वर्ड में होता है, ठीक है। पहला तो सही है। दूसरा है कि मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स जैसे एक्सेल हो गया और मेन डॉक्यूमेंट दोनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात सही है। इसके कहने का मतलब है कि जब आप मेल मर्ज करते हैं ना, तो आप सबको चाहे एक्सेल मतलब डाटा हो और चाहे मेन डॉक्यूमेंट हो, मतलब दोनों की आवश्यकता है। इसके कहने का मतलब चाहे आप सबका स्टैटिक वाला पार्ट हो चाहे डॉक्यूमेंट वाला पार्ट हो, आप मेल कर सकते हैं। तो यहाँ भी दोनों सही है। जब दोनों सही है तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। यहाँ पर आप सब देख भी सकते हैं मेल मर्ज का प्रयोग मास कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है। इसमें डेटा सोर्स प्लस मेन डॉक्यूमेंट साथ मिलकर कस्टमाइज डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए। कह रहा कि इंटरनेट पर डेटा पैकेट TCP या IP प्रोटोकॉल के माध्यम से भेजे जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। देखिए इंटरनेट पर जो भी डाटा भेजा जाता है ना, किस प्रोटोकॉल के तहत? TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके माध्यम से डेटा को सेंड किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि TCP का काम डेटा को पैकेट में डिवाइड करना और IP का काम डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। बिल्कुल बात सही। देखिए जो ये दोनों प्रोटोकॉल है ना, इसमें TCP डेटा को पैकेट के रूप में क्या करता है, सेगमेंट में तोड़ता है, और IP का काम होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ भी दोनों बात सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखिए TCP या IP इंटरनेट की बैकबोन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगर आप सबसे पूछ लें कि इंटरनेट की बैकबोन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे TCP और IP को। TCP डेटा सेगमेंटेशन और रिलायबिलिटी संभालता। ध्यान देना, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा
है प्रोटोकॉल जो रिलायबिलिटी के लिए यूज होता है, तो टीसीपी। और ठीक है, और जबकि आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए होता है। आईपी किसके लिए होता है? एड्रेसिंग के लिए और राउटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का प्रयोग हुआ था। अब जानते हैं कंप्यूटर के 5वां जनरेशन चल रहा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो इसमें बात कर रहा है कि आईसी कब लगा था? इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी जनरेशन में, बिल्कुल बस। आईसी कब आया था? तीसरी जनरेशन में आया था, है ना। और पहले में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब आया था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कह रहा कि आईसी ने कंप्यूटर को छोटा, तेज और एनर्जी इफिशिएंट बना दे, बिल्कुल बस। जब से देखिए आईसी का आविष्कार हुआ था, मतलब कंप्यूटर में प्रयोग होने लगा, तब से जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे ना, छोटे छोटे कंप्यूटर में आ गए, जैसे लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन आप बनाएंगे? ऑप्शन ए। देखिए, वैक्यूम ट्यूब पहले जनरेशन का था, ठीक है। फिर दूसरे में क्या है? ट्रांजिस्टर आया था। फिर तीसरे जनरेशन में क्या आ गया था? आईसी आ गया था। फिर चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया। और 5वें अब क्या यूज हो रहा है? एआई बेस्ड चिप यूज हो रहा है, ठीक है। और तीसरे जनरेशन का समय था 1964 से 1971 में। आईसी ने कंप्यूटर में रिवॉल्यूशन मतलब कंप्यूटर में क्रांति ला दिया, ठीक है। जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे अब एकदम छोटे छोटे होने लगे। देखिए, मशीन लर्निंग से क्वेश्चन है। कह रहा कि मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। पिछले डाटा से पैटर्न सीख कर प्रेडिक्शन करते हैं, बिल्कुल बात। मशीन लर्निंग में यही तो होता है कि जो डेटा होता है उसे सीखता है और उसे सीख करके भविष्यवाणी करता है। दूसरा, पहला तो सही है। कह रहा कि एमएल मतलब मशीन लर्निंग हमेशा सुपरवाइज लर्निंग पर आधारित। देखिए, मशीन लर्निंग कई तरह से काम करता है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज। लेकिन अगर हमेशा सुपरवाइज ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सुपरवाइज में क्या होता है? इसमें लेबल डेटा यूज होता है। अनसुपरवाइज में अनलेबल डेटा यूज होता है, ठीक है। तो दूसरा गलत है और पहला सही। तो सी ऑप्शन पर आप जाएंगे, केवल पहला सही है। देखिए, जो मशीन लर्निंग में केवल सुपरवाइज डेटा नहीं बल्कि अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रिइंफोर्समेंट लर्निंग पर भी आधारित होता है। और रिइंफोर्समेंट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है। ये पनिशमेंट और रिवार्ड पर आधारित होते हैं, ठीक है। जैसे अब लूडो गेम खेलते हैं ना, और बहुत सारी चेस हो गया, लूडो हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 डीप लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग होता है, बिल्कुल बात सही। तो डीप लर्निंग में किसका उपयोग होता है? न्यूरल नेटवर्क का। और इसमें हिडन लेयर बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है, ये देखिए गलत। और जो डीप लर्निंग होता है ना, कह सकते हैं इसमें जो न्यूरल नेटवर्क यूज होता है, इसमें हिडन लेयर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, कम नहीं बल्कि ज़्यादा, मोर यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो सी ऑप्शन पर आप जाएंगे क्योंकि पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, डीएल का मतलब डीप लर्निंग का आधार डीप न्यूरल नेटवर्क्स है, जिसमें मल्टी हिडन लेयर होते हैं, ठीक है। तो डीप लर्निंग में कैसा लेयर होता है? मल्टी हिडन। ऐसे देखिए आप सब में क्वेश्चन पूछ लेगा, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा मतलब हार्ड पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया गया है। देखिए, कह रहा कि एआई का उद्देश्य ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग करना है, बिल्कुल बात सही। एआई का उद्देश्य क्या है? कि आदमी जैसे, ह्यूमन जैसे उसकी सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करना। दूसरा है कि एआई केवल चेस खेलने और स्पीच रिकॉग्निशन तक सीमित है। देखिए, एआई की दुनिया आने वाले समय में ना बहुत बड़ा होगा। इसका काम केवल चेस खेलना नहीं है। देखिए, मेडिकल में, एजुकेशन में, है ना, रक्षा क्षेत्र में
अब तो आप जाने गेम खेल में भी एआई का बहुत ज़्यादा योगदान अब सब हो रहा है, मतलब बॉक्सिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा गलत है और पहला केवल सही है। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? ऑप्शन सी। देखिए एआई का स्कोप बहुत बड़ा है, रोबोटिक्स हो गया, एनएलपी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, ठीक है, बहुत सारे जगह हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डेटाबेस से क्वेश्चन है। कह रहा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का पूरा नाम याद कर लीजिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को इफिशिएंट तरीके से स्टोर और रिट्राइव करता है। बिल्कुल बात सही है। DBMS हमेशा रिलेशनल ही होता है। क्या जरूरी है कि हमेशा रिलेशनल डेटा ही हो? नहीं। तो यहाँ पर भी आप कौन सा आंसर लगाएंगे? ऑप्शन सी, केवल पहला सही है। देखिए DBMS का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल और नॉन रिलेशनल दोनों प्रकार का हो सकता है, ध्यान देना। रिलेशनल में जैसे RDBMS SQL आता है और नॉन रिलेशनल में NoSQL और MongoDB आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ईमेल से क्वेश्चन है। कह रहा है कि SMTP प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है। बिल्कुल बात सही है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप सबको एकदम रट उठेगा, ठीक है। SMTP और POP3 ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग होते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ये दोनों प्राप्त करता है, जबकि SMTP सेंड करने वाला प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो आप पहला आंसर को सेलेक्ट करेंगे। देखिए कि ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कौन सा है? SMTP, ठीक है। और रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा? 2, POP3 और IMAP। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है आप सबको बताए थे एक दिन, ठीक है। POP3 क्या कहता है? सर्वर से डेटा को डाउनलोड कर लेता है, फिर सर्वर से डिलीट कर देता है, जबकि IMAP को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता क्योंकि इसका डेटा सर्वर पर रहता है। यही दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10 पेमेंट टूल से है। कह रहा कि UPI रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे NPCI ने विकसित किया। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसको विकसित किया है? UPI को। बिल्कुल बात सही। और कैसा है? रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रियल टाइम कैसा? देखिए जब आप किसी को UPI के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता, तुरंत उसके पैसा पहुंच जाता है, ठीक है। UPI ट्रांजैक्शन में बैंक डिटेल साझा करना अनिवार्य होता है। क्या बात सही है? देखिए इसमें कह रहा कि बैंक डिटेल। अच्छा, आप सब जब UPI बनाते हैं तो आप सबके दिमाग में आता होगा कि हम इसमें सब डिटेल डालते हैं, नहीं। जैसे UPI बनाते समय आपसे नहीं बैंक डिटेल पूरा मांगता कि आपका मतलब बैंक बैलेंस कितना है, आपने ट्रांजेक्शन कब किया, कैसे किया है ना, कहाँ पर खाता है, कैसा खाता है, ठीक है। इतना नहीं मांगता, ये वर्चुअल रूप से लेता है, ठीक है। तो दूसरा गलत है और केवल पहला क्या हो जाएगा? सही। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन आप सबका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सब थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए UPI में केवल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जिसको बोलते हैं VPA की आवश्यकता होती है, बैंक डिटेल साझा करना इसमें ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन है। फिशिंग एक साइबर अटैक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें फेक वेबसाइट ईमेल से यूजर से डेटा चुराया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। फिशिंग आप सबको पहला वीडियो जो स्टार्ट किए थे अभी 2-3 दिन हुआ है, आप सब प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारा जितने भी प्रकार का फिशिंग था सबको बताए हैं, ठीक है। कह रहा कि रैंसमवेयर एक मैलवेयर है जो डेटा को इनक्रिप्ट करके पैसे की मांग करता है। ये भी बात सही है। रैंसमवेयर एक क्या होता है? मैलवेयर, जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया, ठीक है। और जब डेटा ये चुरा लेता तो इसके एवज में आप सबसे क्या मांगता? पैसा मांगता है। तो यहाँ पर भी दोनों सही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा।
आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। देखिए कह रहा कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिल्कुल बात सही। पाइथन कैसा भाषा है, हाई लेवल। और मशीन कोड भी हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। मशीन कोड की बात कर रहा, क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए पाइथन और मशीन कोड मतलब 0 और 1, 0 1 ये थोड़ी ना हाई लेवल होता है, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। देखिए मशीन कोड लो लेवल लैंग्वेज होता है, जबकि पाइथन एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 13, पायोट टेबल का उपयोग डेटा समराइजेशन के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही, क्वेश्चन पूछा गया। पायोट टेबल का प्रयोग क्या किया जाता है, डेटा को संक्षेप, जैसे ग्राफ बनाकर, जैसे बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन है तो ग्राफ के माध्यम से, जैसे आप सभी ग्राफ का नाम सुने होंगे, पाई चार्ट, इसके माध्यम से डेटा क्या हो जाता है, बहुत छोटा में समझा जा सकता है, ठीक है। तो वही काम कौन करता है, पायोट टेबल। पायोट टेबल केवल न्यूमेरिक डाटा पर काम करता नहीं, न्यूमेरिक नहीं होता, न्यूमेरिक पर काम करता, बात तो सही है, लेकिन इसके लिए और भी डेटा की मतलब और डेटा पर भी काम कर सकता है, जैसे टेक्स्ट डेटा पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर केवल सी आपका सही होगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। देखिए पायोट टेबल नंबर्स और टेक्स्ट दोनों एनालाइज कर सकता है। अगला क्वेश्चन एमएस वर्ड से है। देखिए कह रहा कि ट्रैक चेंज टूल का उपयोग डॉक्यूमेंट एडिटिंग हिस्ट्री को देखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात, इसको भी आप सबको हम कई बार पढ़ा चुके हैं। ट्रैक चेंज फीचर्स क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं कोई आप डॉक्यूमेंट बना दिए और बनाकर सेव करके आप कहीं चल गए, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति आता है और इसको चेंज कर देता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई बदलाव हुआ है। तो आप किसके माध्यम से चेक कर सकते हैं, ट्रैक चेंज। तो पहले तो सही है। यह टूल केवल ऑथर के लिए दिखाई देता है, केवल ऑथर के लिए दिखाई देता है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए ट्रैक चेंज सभी रिव्यूअर्स को दिखाई देता है, केवल ऑथर को ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 इंटरनेट से क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग वेबसाइट को ह्यूमन रीडेबल नेम से एक्सेस करने में होता है। बिल्कुल बात सही है। और डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ये भी बात सही है। तो दोनों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं सही होगा। तो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन। देखिए डोमेन नेम का मतलब जैसे www कोई आप वेबसाइट लिख दिए, ठीक है, इसमें चेंज कर लेता है आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस है, ये डोमेन नेम है, ठीक है। ये कौन चेंज करता है, DENS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और ये बहुत रिलायबल और पोर्टेबल था। क्या बात सही, क्या ये पोर्टेबल था, रिलायबल भी था, क्या ऐसा था क्या, नहीं, और डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पहला जनरेशन का कंप्यूटर ही बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होते, जो बहुत बड़े होते थे, महंगे होते हैं और अनरिलायबल थे, मतलब विद्युत खपत बहुत ज़्यादा इसमें होती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 17 मशीन लर्निंग से है। कह रहा कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रायल एंड एरर पर आधारित होती है। बिल्कुल बात से, अभी आप सबको रिइंफोर्समेंट के बारे में बताए थे ना, ये रिवार्ड और पनिशमेंट पर आधारित होता है। इसका प्रयोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स और गेम्स एआई में होता है। बिल्कुल बात सही, यहाँ पर दोनों सही है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं आरएल का मतलब रिइंफोर्समेंट लर्निंग, एजेंट लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट, फीडबैक मतलब रिवार्ड और पेनाल्टी पर आधारित होता है। ये क्या कहता है, इन्वायरमेंट से भी सीखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 डीप लर्निंग से क्वेश्चन है। कह रहा है कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN एक होता है, RNN एक होता है CNN,
ठीक है, का उपयोग इमेज रिकॉग्नाइजेशन में होता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए जब आप सब फेस लॉक लगाते हैं, ठीक है, तो CNN ही यूज होता है। ठीक है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक होता RNN का उपयोग सिक्वेंशियल डेटा जैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता है। बिल्कुल बात सही है। तो दोनों सही, देखिए दोनों इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 लिख लीजिए, क्योंकि CNN RNN बहुत इम्पोर्टेंट। CNN इमेज हो गया या पैटर्न रिकग्नाइज करता है, जबकि RNN का काम क्या होता है, कोई टेक्स्ट हो गया, स्पीच हो गया, टाइम सीरीज, ये सब। जैसे आप सब फेस लॉक लगाते हैं तो वहाँ CNN काम करता है। जब आप सब कोई चीज़ बोल के टेक्स्ट लिख कर सर्च करते हैं तो वहाँ RNN। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 डेटाबेस से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में रिडंडेंसी कम करने के लिए क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में क्या करता है, रिडंडेंसी कम करता है। सही है, आप सबको पिछले भी वीडियो में बताए थे इसके बारे में। कह रहा कि नॉर्मलाइजेशन डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी बढ़ाता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सही है, तो पहला आपका स्टेटमेंट सही होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, ठीक है, देखिए एफिशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ DB मतलब डेटाबेस। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, और साइबर सिक्योरिटी और पेमेंट टूल्स दोनों मिला के लिया गया है। कह रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसी को शॉर्टकट में 2FA बोलते हैं, पेमेंट सिक्योरिटी को बढ़ाता है। जैसे आप सब भी देखते होंगे, तो सबसे पहले आप सबका ऐप लॉक होता है, मान लेते हैं गूगल पे हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले ऐप लॉक करते हैं, ठीक, और उसके बाद जब पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो आप सब कोड भी डालते हैं। तो देखिए 2 बार आप सब इसको क्या किए, सिक्योरिटी का लेयर हो गया, ठीक है, जिससे मतलब कोई ऐसे धोखाधड़ी ना कर सके। इसमें केवल पासवर्ड की आवश्यकता होती है कि नहीं, पैटर्न भी रहता, पासवर्ड भी रहता है। ठीक है, तो C ऑप्शन होगा सही, केवल पहला सही है। ठीक है, देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में देखिए पासवर्ड हो गया, OTP हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, इन सब के माध्यम से आप बना सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जो कि सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन का सीरीज आप सबको कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और यदि आप कंप्यूटर के नोट्स और UPGK के नोट्स चाहते हैं तो आप चैनल के पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।